और एक अनिल। अच्छा, अयान बैरवा। ओके। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो बाकी और बच्चे क्यों नहीं आ रहे इसमें? चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 11:08 का टाइम दिया था उनको। एक सेकंड, आ जाएंगे। एक बार मैं लिख ही देता हूँ। चलो कोई नहीं आ रहा, शायद ये 2 ही बच्चे आएंगे। ठीक है, अब ऐसे करो, आप अपने है ना इन माइकों को बंद कर लो। ठीक है, कहाँ गई इसकी? ठीक है, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक आपके मतलब इसमें जो कंट्रोल सिस्टम अपन पढ़ेंगे, उस कंट्रोल सिस्टम में भी उपयोगी है, और इसके अलावा आपके जो सिग्नल एंड सिस्टम है उसमें भी उपयोगी है, और कम्युनिकेशन में भी उपयोगी है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, एक यूनिट स्टेप सिग्नल होता है। तो ये सिग्नल क्या होता है, इसमें मतलब अपन क्या करते हैं, कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्नल को यूज करते हैं। और जो सिग्नल को हम यूज करते हैं, तो उस सिग्नल के माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं। और सिग्नल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। ये यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं यूटी से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो यूटी बराबर 1 ये डिफाइन होती है, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और यदि इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो ये सिग्नल आपको दिखाई नहीं देगा। इसी तरीके से एक रैंप सिग्नल होता है, यूनिट रैंप सिग्नल। अरे चल नहीं रही की रिकॉर्डिंग, एक सेकंड, एक टक। ठीक, तो इसी तरीके से अपना एक दूसरा होता है यूनिट रैंप सिग्नल। तो तो ये यूनिट रैंप सिग्नल होता है, इसमें क्या होता है, ये जो सिग्नल होता है इसकी वैल्यू होती है टी। मतलब ये एक तरीके से आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे y बराबर एम एक्स होता है, तो y बराबर एम एक्स में जैसे m उसकी मतलब ग्रेडियंट वो होता है, प्रवणता होती है, तो उसी तरीके से जैसे t की वैल्यू होती है ये टाइम के अकॉर्डिंग मतलब उसके प्रोपोर्शनल में बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक आपका सिग्नल होता है डेल टी। इस डेल टी को आप बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, तो डेल टी की जो वैल्यू होती है, ये डेल टी की वैल्यू डिफाइन होती है केवल टी इक्वल टू 0 के लिए। और टी इज नॉट इक्वल टू 0, तब इसकी वैल्यू होती है 0। और टी बराबर 0 पे इसकी जो वैल्यू होती है वो मतलब इसका जो एरिया होता है वो 1 होता है। अब इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि टी बराबर 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, ये कितनी भी हो सकती है। यदि इसका एरिया हो गया इनफाइनिट, यदि इसकी ऊपर की साइड इसकी लंबाई हो गई इनफाइनिट, तो इसका जो विड्थ हो जाएगी वो 1/इनफाइनिट हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें अपन एरिया की बात करते हैं, किसमें, यूनिट इम्पल्स सिग्नल में। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल में एक तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल को इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन का मतलब उसका एडिशन है। तो इसके जो एरिया का जो इसका जो कंबाइन एरिया है, मतलब इसकी जो लिमिट के अंदर उसकी वैल्यू 1 के इक्वलेंट होती है। ठीक है, अब ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल में आपको बताया था, ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने क्या करा, ये इम्पल्स सिग्नल हो गया। इनको बस आपको याद रख लेना है, एक बार लिखो कॉपी में कि यूनिट स्टेप सिग्नल, एक तो पहले यूनिट स्टेप, इसको यूनिट स्टेप मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। कब होती है, टी इज इक्वल टू टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पे। और इसकी वैल्यू 0 होती है जब टी लेस देन इक्वल टू टी, जब टी लेस देन 0। ठीक है, इसी प्रकार से रैंप सिग्नल लगाया, रैंप सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं आर टी से। और इसी प्रकार से आपका आ गया है यूनिट इम्पल्स सिग्नल। यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता है, उसका जो इंटीग्रेशन होता है, उसका जो एरिया का जो जो उसका मतलब एरिया होता है,
तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये शायद रिपीट हो गया अगेन। अब ये जो सिग्नल होते हैं, ये सिग्नल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो कंटिन्यूस सिग्नल होता है और एक आपका डिस्क्रीट सिग्नल होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूस सिग्नल मतलब जैसे ये आपका एक जैसे ये सिग्नल हो गया आपका कंटिन्यूस सिग्नल, और एक होता है डिस्क्रीट सिग्नल, ये हो गया आपका डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल। तो कंटिन्यूस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब क्या हुआ कि जो सिग्नल की वैल्यू हर एक टाइम इंस्टेंट पर, प्रत्येक टाइम इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 1 सेकंड पर हुआ, अब इसके बाद 1.2 सेकंड पर देखना चाहे तो 1.2 सेकंड पर भी अपन को इसकी वैल्यू मिलेगी। 1.3 सेकंड पर देखें, 1.3 सेकंड पर देख सकते हैं। ऐसे 1.04 सेकंड हो मान लो, उस पर भी हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं, किसकी, कंटिन्यूस सिग्नल की। इसी प्रकार से जो डिस्क्रीट सिग्नल होता है, उस डिस्क्रीट सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट सिग्नल। तो डिस्क्रीट सिग्नल ठीक है। तो आपके जो डिजिटली एप्लीकेशंस होती हैं उनमें ज़्यादातर डिजिटल सिग्नल का उपयोग किया जाता है। अब ये जो मैंने आपको दिखाया, ये यूनिट स्टेप सिग्नल, ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, ये आपका कंटिन्यूस सिग्नल के लिए है। ठीक है, और ये रैम्प भी आपका कंटिन्यूस के लिए और ये इम्पल्स भी आपका कंटिन्यूस के लिए। अब मैं बात करूं आपको इसके डिस्क्रीट सिग्नल की, तो डिस्क्रीट सिग्नल में UN बराबर 1 होगा, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 1 होगी। कब होगी इक्वल टू 1? जब इसकी वैल्यू n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू, तब भी इसकी वैल्यू को अपन लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो सही डेफिनेशन है वो n इज ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू मतलब n ग्रेटर देन 0, तो मैं यहाँ पे 0.5 की बात नहीं करूँगा, 0.3 की बात नहीं करूँगा, मैं इसमें सीधा सीधा बात करूँगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इन पे इसकी वैल्यू को मैं आपको इसकी वैल्यू को बताएंगे। तो n इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, ये हो गई 1। n इक्वल टू 1 पे क्या हो गई, 1। n इक्वल टू 2 पे क्या हो गई, 1। ठीक है, n इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो ये UN की वैल्यू हो गई, जो यूनिट स्टेप सिग्नल है। यूनिट स्टेप सिग्नल जो कि अपन डिस्क्रीट सिग्नल के, यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी डिस्क्रीट फॉर्म है, उसमें इसकी वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक ये वैल्यू है वो 1, 1 रहेगी। इसी तरीके से यदि मैं इसके इम्पल्स सिग्नल की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था इम्पल्स सिग्नल जो कंटिन्यूस सिग्नल के लिए था, ये जो आपको स्टेप से जो मैंने इम्पल्स सिग्नल दिखाया था, इसी का मैंने यहाँ पे डिस्क्रीट सिग्नल की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू n बराबर 1, n बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये 1 का मतलब ये हुआ कि ये 1 इसका एरिया है। ठीक है, तो 1 मतलब एरिया है, तो जैसे मान लो ये आपका फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका 5, इसकी 5 हो गई, तो इसका जो एरिया होगा ना वो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 5 इंटू 1/5, मतलब मान लो ये आयताकार हो तो आयताकार की मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका एरिया क्या जाएगा, 1। तो इसी तरीके से ये जो डेल एन है, जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, इसका जो एरिया होता है उसकी एरिया की फॉर्म में हम बात करते हैं, और इसके एरिया की वैल्यू होती है आपकी 1। इसी प्रकार से मैं रैंप सिग्नल की बात करूँगा, तो रैंप सिग्नल जैसे आपके घर के आगे जो अपन गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं तो ये घर के आगे जो बना रहता है ये इस टाइप से सिग्नल, ये इसको अपन रैंप सिग्नल कहते हैं। इसी के नाम के आधार पर इसका नाम भी अपन ने रैंप सिग्नल लिख दिया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो मतलब इस वैल्यू पे ये थोड़ा सा बड़ा, इस वैल्यू पे ये और ज़्यादा ऊंचा हुआ, इस वैल्यू पे इसकी और ज़्यादा वैल्यू होगी, इस पे इसकी और ज़्यादा होगी। तो इसी प्रकार से जो रैंप सिग्नल है, इस रैंप सिग्नल की वैल्यू जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो इसकी वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, और जब n लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो अब अपन ने ये 3 सिग्नल देख लिए। हालांकि सिग्नल तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन ये बेसिक सिग्नल है, और ये इन बेसिक सिग्नल का आपका काफ़ी ज़्यादा आगे काम पड़ेगा। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत आपको कंट्रोल सिस्टम में पड़ेगी। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम में जो काम आने वाला जो टॉपिक है वो अपन पढ़ा रहे हैं। मैं इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो अपन आगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक तरीके से आपका जो टाइम सिग्नल होता है उस टाइम सिग्नल को वो
एस डोमेन में इसमें अपन परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो ये ये इसको जो टाइम सिग्नल होता है, ये टाइम जो टाइम डोमेन होती है, टाइम डोमेन को मैं एस डोमेन में सिग्नल में डिफाइन करूँगा। अब ये एस क्या आ गया, एस बराबर होता है आपका एस बराबर होता है आपका सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो आपने शायद 10 तक पढ़ा होगा ये सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो ये जे ओमेगा की जो टर्म है ये क्या है आपकी इमेजिनरी टर्म, और ये क्या है आपकी रियल टर्म। तो ये एक तरीके से इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से जो टर्म प्राप्त होती है वो होती है अपन को एस, और जो ये एस की वैल्यू होती है ये एस आपकी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट भी है। अब ये जो एस होता है इसको अपन परिभाषित करते हैं पर्टिकुलर, इसको मतलब हम एस डोमेन की बात कर रहे हैं, तो एस डोमेन की बात कर रहे हैं तो इसमें सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। इसको डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक इनका डोमेन बनाऊँगा। ठीक है, तो ये मैंने डोमेन बना दी। तो इसकी जो ये इसका ये पार्ट है जो एक्स एक्सिस है उस पर मैं लिखूंगा सिग्मा, और जिसका वाई एक्सिस है उस वाई एक्सिस के ऊपर मैं लिखूंगा जे ओमेगा। ठीक है, तो इसका जो वाई एक्सिस है वो बेसिकली आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो वाई एक्सिस है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, चल नहीं रहा ये समझ रहे हो, जे ओमेगा। ठीक है, जे ओमेगा, ये जो वाई एक्सिस है ये वाई एक्सिस ये आपको जे ओमेगा दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट आपका एक्सिस एक्सिस पे दिखेगा, जबकि जे ओमेगा है वो आपको दिखाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो अपन इसको डोमेन एस डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एस डोमेन होती है उस एस डोमेन को बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, हाँ रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया जाता है। तो अब मैं इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करूँ तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैं जैसे ये लिख दिया मैंने, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जैसे ये फॉर्मूला है एफ एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट एफ टी ई की पावर माइनस एस टी और डी टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज डिफाइंड एज, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करने का तरीका है। अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आप पढ़ रहे हैं, अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपका मतलब डिफाइंड होगा या नहीं डिफाइंड होगा, या मतलब इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक आरओसी चीज़ होती है। आरओसी का मतलब होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मतलब ये होगा कि ये जो सिग्नल है ये इस पर्टिकुलर रीजन, ये पर्टिकुलर क्षेत्र में डिफाइंड है। ठीक है, तो उस डिफाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी जो एक्सिस्टेंस है उसको चेक करूँगा। तो मैंने एस बराबर आपको बताया था एस बराबर सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो यहाँ पे जो सिग्मा है वो आपका क्या है, डैम्पिंग फैक्टर है, और इस डैम्पिंग फैक्टर है इसकी वैल्यू आपकी बेसिकली रियल वैल्यू होती है। तो मैं इस एस की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा इस जगह पे। ठीक है, मैंने एस की वैल्यू इस जगह पुट कर दी। ये एस की वैल्यू क्या पुट करी मैंने, एस बराबर सिग्मा प्लस जे ओमेगा। जैसे ही मैं एस की वैल्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा पुट करूँगा तो इसको मैं लिख दूंगा एफ टी बराबर एफ एस, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, और एफ एस बराबर एफ टी ई की पावर माइनस एस टी, और एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सो वी रिटन एस ईयर ई की पावर माइनस सिग्मा टी और ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने ये चीज़ देख ली। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये मान लो ये ई की पावर जे ओमेगा टी है। इस ई की पावर जे ओमेगा टी को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि ई की पावर जे ओमेगा टी बराबर होता है कॉस ओमेगा प्लस जे साइन ओमेगा। तो यदि मैं इन दोनों को इनका मॉडुलस लूँ तो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी है, इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1। अब चूंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 इस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है एफ टी माइनस ई की पावर माइनस सिग्मा टी। तो एफ टी ई की पावर माइनस सिग्मा टी से ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो मतलब इसके जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जो ये इस जो एफ टी और ई की पावर माइनस सिग्मा टी है इसको मैं मतलब इसके डिफाइंड की वैल्यू बात करूँगा। तो इसकी डिफाइंड की वैल्यू देखेंगे तो मैं ये देखूंगा कि इसकी एफ टी ए की पावर माइनस सिग्मा टी है।
ये कौन सी कंडीशन में डिफाइंड होगा, तो ये कंडीशन में डिफाइंड होगा आपका जब एफ टी और ई की पावर माइनस सिग्मा टी है, उसकी वैल्यू आपके, तो उसकी वैल्यू आपकी मतलब विद इन द लिमिट, मतलब इस लिमिट में किसमें, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब वो डिफाइंड हो। तो डिफाइंड हो तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट से कम होनी चाहिए। तो ये आपको बता दिया इस जगह पे, ठीक है। एफ टी की पावर माइनस सिग्मा टी इज लेस देन इनफाइनाइट, ठीक है। अब चूंकि ये इसकी कंडीशन होगी, ये कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डिफाइंड का एरिया। डिफाइंड का एरिया मतलब यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका डिफाइंड होगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो मिला हुआ सिग्नल है वो इस सिग्नल में लाई करेगा और वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, हाँ ठीक है। तो अब इसमें इसको अपन ये मतलब अभी इसके लिए अपन क्या करेंगे, एफ टी और डी टी, अब इसमें जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो इंटीग्रेशन मतलब हम क्या करते हैं, केवल टाइम सिग्नल है वो, मतलब डी टी लिख रहा है तो मतलब इसमें क्या वेरी कर रहा है, टी सिग्नल वेरी कर रहा है, नहीं नहीं इसमें मतलब लाप्लास सिग्नल, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, टाइम डोमेन है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल की वैल्यू मतलब इसका इंटीग्रेशन मतलब हम टाइम में कर रहे हैं डी टी, जिससे डी टी पता लग रहा है। तो मैं इसकी जो कंडीशन है उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिग्मा को देखूँगा। अब ये सिग्मा है, इसकी वैल्यू कहाँ डिफाइंड होगी, तो इस सिग्मा की वैल्यू को डिफाइंड करने के लिए जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी आपको बताया था ऊपर, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल बराबर क्या होता है, डेल टी बराबर जीरो व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और व्हेन टी बराबर जीरो इज नहीं, व्हेन डेल टी बराबर जीरो व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल टी बराबर जीरो, डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो और टी बराबर जीरो, मतलब ये मैंने आपको डेल टी के बारे में बताया था, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को यहाँ देखेंगे, तो इसमें क्या करोगे आप, टी की वैल्यू को पुट करोगे जीरो, जैसे टी की वैल्यू आपने इसमें पुट करी जीरो, तो ये क्या करेगी मल्टीप्लाई बाई सिग्मा, तो सिग्मा से मल्टीप्लाई होकर ई की पावर जीरो आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी वन, ठीक है। अब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी वन, तो ये वैल्यू वन आते ही ये क्या हो जाएगा, डेल टी डी टी। अब डेल टी डी टी का मैंने आपको पहले बताया कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता है, उस यूनिट इम्पल्स सिग्नल की जो एरिया होता है वह इक्वल टू होता है वन। तो ये आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो विच इज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ आर ओ सी इज आर वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करोगे आप, इसकी आर ओ सी डिफाइन करोगे, तो इसमें क्या है, आर ओ सी होगी वो आपके एंटायर रीजन होगी। एंटायर रीजन मतलब ये हुआ कि इसमें सिग्मा की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, उस चाहे वो नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रख सकते हो। तो उसमें ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है वो सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि यूनिट इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू टी बराबर जीरो पे डिफाइंड होती है, बल और बाकी पे इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो होती है। तो इसको चूँकि अब ये इसलिए इसकी जो आर ओ सी होगी वो एंटायर एस प्लेन होगी, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करोगे, ये एफ टी यू माइनस टी, अब इसके बाद में आपको मैंने पढ़ाया था यूनिट स्टेप सिग्नल। अब यूनिट स्टेप सिग्नल है, ये यूनिट स्टेप सिग्नल ये, तो यूनिट स्टेप सिग्नल में क्या पढ़ा था, यू टी बराबर वन, कब है यू टी बराबर वन, जब टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब मैं मान लो इस यू टी की जगह यू माइनस टी कर देता हूँ, तो यू माइनस टी यदि मैं कर देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि यू माइनस टी इक्वल टू वन है कब, टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो पे। तो ये जो ग्राफ है इसका, वो ग्राफ आपका आएगा इस टाइप से, किसके लिए, यू माइनस टी के, ठीक है। तो यू माइनस टी के लिए, यू माइनस टी के लिए, अब ये जो चीज़ आ रही है यू माइनस टी के लिए आएगा आपका वन, तो अब इसको आप क्या लिख दोगे, यू माइनस टी के लिए। तो आपने अब इसमें इसका क्या निकाल रहे हैं अपन, लाप्लास यू माइनस टी का। तो यू माइनस टी के इसमें जब लाप्लास निकालेंगे, तो इसमें मान लो अब ये डिपेंड क्या होगा, जीरो से लेस के लिए, जीरो से लेस कहाँ तक होता है, माइनस इन्फाइनेट तक, तो माइनस इन्फाइनेट से अपन ने ये जीरो कर दिया। अब इसको ई की पावर माइनस इन्फाइनेट से जीरो कर दिया, तो अब ई की पावर माइनस एस टी डी टी, तो ई की पावर माइनस एस टी का यदि मैं समाकलन करूँगा, समा इंटीग्रेशन करूँगा, तो ये ई की पावर माइनस एस टी और ये नीचे आ जाएगा माइनस एस।
और चूँकि इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लिमिट है माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो पे है, तो इसको क्या लिख दोगे आप, ए की पावर जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए की पावर एस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ए की पावर जीरो को क्या लिख दोगे आप, वन, और ई की पावर एस इनफाइनाइट होगा, इस ई की पावर एस इनफाइनाइट है और ये माइनस एस नीचे आ जाएगा, एस इनफाइनाइट, तो ये एस इनफाइनाइट है, तो मतलब ई की पावर एस मल्टीप्लाई बाई इनफाइनाइट। तो यदि मैं एस मतलब सिग्मा, मतलब मैं जियोमेट्री का बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, तो इसमें सिग्मा की वैल्यू यदि पॉजिटिव होगी तो ये वैल्यू क्या चल जाएगी आपकी, इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि एक अनडिफाइंड टर्म है। अब हमें क्या करना है, ये जो सिग्नल होता है ये डिफाइंड फॉर्म में लिखना है, तो इसमें सिग्मा की वैल्यू क्या लिखोगे आप, जीरो से कम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आर ओ सी डिफाइंड करने का, आर ओ सी लिखेंगे तो इसमें आर ओ सी तभी डिफाइंड होगी जब सिग्मा की वैल्यू लेस देन जीरो है, तभी आपका सिग्नल स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इसमें सिग्मा लेस देन जीरो, और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया, अब यहाँ की ई की पावर जीरो, और यहाँ पे ये चूँकि एस की वैल्यू जीरो से कम है तो मतलब माइनस में है, हाँ तो माइनस में है, तो इसका मतलब ई की पावर इनफाइनेट, तो मतलब ई की पावर माइनस इनफाइनेट का मतलब ये हुआ कि ये एक क्षण आएगा, जैसे अब ये एक जैसे ये हो गया आपका ये, तो ये बेसिकली आपका जो ई की पावर माइनस उसका जो सिग्नल है, उसका मतलब ये हुआ कि तो इसका मतलब हुआ कि यदि ई की पावर माइनस इनफाइनाइट लिखो तो ये इसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इनफाइनाइट मतलब एक इनफाइनाइट टाइम पर जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ए की पावर जीरो को आप क्या लिख दोगे, वन, तो वन आ जाएगा। ठीक है, और ये इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये एक तरह से एक बटे माइनस एस आ जाएगा। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जीरो है ना, इसको सही कर लेना, जीरो, तो एक बटे माइनस एस से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, किसका, u माइनस टी का, तो u माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया एक बटे माइनस एस। अब इसी तरीके से आप यदि u टी का निकालेंगे तो u टी का आता है वन बटे एस। अब यदि मैं टी का इसमें निकाल नहीं रखा क्या, हाँ यू टी नहीं निकाला, तो यू टी का आएगा वन बटे एस, आप इसको करके सकते हो। अब यू टी का करना है तो यहाँ क्या करोगे, एफ टी की जगह यू टी पुट कर दोगे, यू टी पुट करके वो कहाँ से डिफाइन होगा, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, जीरो से इनफाइनाइट तक उसको यदि यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी वन बटे एस। अब यू माइनस टी क्या आई, माइनस वन बटे एस, और वन बटे एस, इसके अलावा इसमें आर ओ सी क्या है, लेस देन सिग्मा लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यदि मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर यदि मैं टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करूँगा तो एस डोमेन में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी वन बटे एस। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट और जो जो रियल पार्ट, हाँ ठीक है, वन बटे एस आ जाएगी। आप एक चीज देखो, जो रियल पार्ट होता है ये माइनस से यू माइनस टी, ठीक है, तो ये आ जाएगी वन बटे एस, वन बटे एस, और मैंने यूटी निकाली वो भी क्या आई आपकी वन बटे एस। लेकिन यूटी की जो आई है आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन बटे एस, उसके लिए आर ओ सी डिफाइंड थी, रियल पार्ट ऑफ सिग्मा एस, रियल पार्ट ऑफ एस मतलब सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो बेसिकली दो या दो से सिग्नल के लिए सेम हो सकता है, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोई यूनिक नहीं है, मतलब अलग अलग सिग्नल के लिए ये एक भी हो सकता है। लेकिन यदि मैं इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को देखूं कि ये आर ओ सी के आधार पर, तो ये यूनिक नेचर का होता है। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी आर ओ सी यदि दे रखी हो, तो यदि आपको दो सिग्नल दे रखा हो उनकी आर ओ सी की कोई बात नहीं करी गई हो, जैसे यू टी दे रखा है तो यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन बटे ऐसा है, और यू माइनस टी का भी माइनस यू ऑफ माइनस टी का भी आ गया वन बटे एस, तो इसका लास्ट प्लस ट्रांसफॉर्म दोनों का इक्वल है। यदि वन बटे एस लिख रहा है तो उससे अपन डिपेंड नहीं कर सकते कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू टी का है या यू माइनस ऑफ यू माइनस टी का है। ठीक है, तो इसका मतलब यदि मुझे
लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यदि ढंग से देखना है और उसको अलग अलग देखना है कि ये किसका एग्जैक्ट है, उसके टाइम सिग्नल का पता लगाना है, तो मुझे उसकी आरओसी का पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट, अब ये देखो एफ टी है, जो एफ टी है तो एफ टी को मैंने बताया था आपको, एफ टी बराबर क्या बताया है, एफ टी बराबर एफ एस और एफ टी ई की पावर माइनस एस टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, जो एफ डैश टी है, यदि मैं, ये हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। ठीक है, ये कुछ नहीं है, 2 मिनट में समझ में आएगा आपको। ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, जो पहले भी आपने पढ़ लिया। यदि मैं सिग्नल बोलूँ ये एफ टी है, ये एफ टी की जगह एफ डैश टी आ गया कोई सिग्नल, हो सकता है एफ डैश टी, और उसकी जो वैल्यू है वो एफ डैश टी बराबर ई की पावर माइनस ए टी यू एफ टी है। तो मैं क्या करूँगा, इनका जो लास्ट क्लास ट्रांसफर होगा किसका, एफ टी एफ डैश टी का, तो वो होगा आपका एफ डैश एस। अब ये एफ डैश एस है, इसको मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको मैं एफ एस की फॉर्म में चाह रहा हूँ। जो एफ एस लिखा हुआ है, एफ एस जो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस था, उसकी फॉर्म में चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये एफ, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखूंगा एफ डैश टी का, तो ये एफ डैश एस आ गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए इसको मैं सीधा यू क्यों लिख दूँगा, एफ डैश टी ई की पावर माइनस एस टी, क्योंकि मैं ये एफ डैश टी का पूर्ण लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। अब ये एफ डैश टी है, इस एफ डैश टी को आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप एफ डैश टी बराबर ई की पावर माइनस ए टी और ये एफ टी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, ये एफ टी आ गया और ये ई की पावर माइनस ए टी और ई की पावर माइनस एस टी, इन दोनों को मैं कंबाइन कर लूँगा। दोनों को कंबाइन कर लूँगा तो आपका ऊपर आ जाएगा एफ टी ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी और डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस किस में, इन दोनों में आप कंपेरिजन करके देखो, इसमें और इसमें। तो इसमें आप क्या करोगे, एफ एस प्लस ए, एफ एस प्लस ए आप लिख दोगे। ठीक है, तो एफ एस प्लस ए इसका किसका आ गया, ई की पावर माइनस ए टी एफ टी। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी टाइम सिग्नल को यदि मैं ई की पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई करूँ तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्लस ए जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया एफ एस प्लस ए। इसी प्रकार से यदि मैं इसी प्रकार से मैं यदि इसी प्रकार से यदि मैं ई की पावर ए टी एफ टी यदि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करूं तो ये हो जाएगा एफ डैश एस ई की पावर ए टी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसमें यदि ई की पावर ए टी एफ टी, तो ई की पावर ए टी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी। तो ये इसमें भी अपन क्या करेंगे, एफ टी को अलग कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ई की पावर माइनस ऑफ माइनस ए प्लस एस और टी और डी टी। तो इसको अपन यदि देखेंगे तो ये आ जाएगा एफ एस माइनस ए। तो यदि मैं प्लस ए से यदि ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई को करो कोई भी टाइम सिग्नल को, वो तो आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो एफ एस माइनस ए आ जाएगा। इसी प्रकार से इसकी अपन आर ओ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने आज, चलो इसको बाद में करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s। तो ई की पावर माइनस ए टी यू टी का क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि माइनस ए से ए टी से यदि मल्टीप्लाई करो कोई टाइम सिग्नल को तो एस प्लस ए आ जाता है। इसी प्रकार से यदि टाइम सिग्नल ई की पावर ए टी यू टी से मतलब ट्रांसफर करूँ तो वो आ जाता है एस माइनस ए। ठीक है, तो ये आपका यू माइनस ऑफ यू माइनस टी उसका क्या था, 1/s। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया करते हैं ई की पावर माइनस ए टी, तो ये आ गया आपका एस प्लस ए। और सिमिलरली ये ई की पावर ए टी यू माइनस टी, तो ये आपका आ गया 1/s माइनस एस। ठीक है, तो ये मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके दिखाए हैं आपको, इनको आप खुद स्वयं करना, सब हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सर आप मुझे पीडीएफ बना के भेज सकते हो? इसकी मैं अभी रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहा हूं अभी आपको। ठीक है, तो ये आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ तो समझ में आया होगा आपको लाइव क्लास में। ठीक है,
एक बार इसको अभी मैं वीडियो क्लास इसका वीडियो बना के भेज रहा हूँ, उसको और पढ़ना ढंग से। इसको पढ़ने में और करीब हमको 2-2.5 घंटे लगेंगे, उससे पढ़ना, और तब भी समझ में नहीं आया तो मेरे को बताना, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन बस इतना ही पढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, आगे जो कंट्रोल सिस्टम है ना वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये इसको नहीं पढ़ोगे तो, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2-3 सिग्नल और ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने से गया है ना, क्योंकि मैं वहाँ सीधा बोलूँगा कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है, ठीक है। तो आज पढ़ाई करना है सारी चीज़ों पे, और अब मतलब अपन क्या है इस महीने तुम्हें कोर्स पूरा करा देंगे लगभग। ये अपना जो 205 है, 205 का तो कोर्स लगभग उसमें तो 60-70% हो गया, और 209 है उसमें भी 30-40% हो गया। अब ये 203 का टॉपिक पढ़ाया है मैंने, कंट्रोल सिस्टम के टॉपिक लास्ट के दो दो चैप्टर हैं, उनसे संबंधित है। तो अभी इनको ना इसके मैं वो अभी इसको पीडीएफ तो अभी तो नहीं दूंगा तुम्हें, तो एक बार तो खुद ही वीडियो को देख देख के पॉज करके जब लिखना खुद ही, और तुमको जब भी खुद लिखोगे जब भी तुम्हारे नोट्स बनेंगे। ये बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो मेरे नोट्स हैं, वो तो मेरे समझ में ज़्यादा आते हैं, तुम खुद बनाओगे खुद के नोट्स तब ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सभी को, और हैप्पी न्यू ईयर सभी को। थैंक यू, थैंक यू। ठीक, ठीक है, छोड़ जाओ ना, ठीक है।